सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 13 जनवरी को लागू किए गए नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। इस नोटिफिकेशन को लेकर देश में नई बहस छिड़ गई है और मोदी सरकार जबरदस्त आलोचना के केंद्र में है। इस नोटिफिकेशन को लेकर देश भर में आंदोलन की तैयारी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन के विरोध में दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान गंभीर टिप्पणियां की हैं। ये मामला क्या है और क्यों यूजीसी के नोटिफिकेशन को लेकर विरोध का माहौल बना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, यही सब बताने हाजिर हुआ हूं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर यूजीसी के किस नोटिफिकेशन को लेकर बवाल मचा हुआ है। यूजीसी, जिसे अंग्रेजी में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है, उसने 13 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया। ये नोटिफिकेशन विश्वविद्यालयों में एक नियम प्रभावी करता है। ये नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में यानी कॉलेज विश्वविद्यालयों में समता को बढ़ावा देने के शीर्षक के साथ लागू किया गया है। इसका मकसद ये है कि यूनिवर्सिटी कॉलेजों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना है। ये भेदभाव चाहे वो स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो। यूजीसी का ये नियम कहता है कि इसके लिए हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक समता समिति बनेगी, जिसमें संस्थान प्रमुख पदेनाध्यक्ष होंगे। समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहेगा। समता समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होगा। कोई भी शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर ये समिति बैठक करेगी और 15 दिनों के भीतर संस्था के प्रमुख को रिपोर्ट सौंपेगी। जैसे ही ये रिपोर्ट संस्था के प्रमुख को मिलेगी, वो 7 दिनों के भीतर आगे की कार्रवाई करेगा। इस समता समिति का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि समुदाय को समग्र रूप से समता और समान अवसर सुनिश्चित हो। समुदाय से आशय वो छात्र जो उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज कैंपस में पढ़ रहे होंगे, और सामाजिक समावेश हो उनका, यानी सभी का समावेश हो, कोई भेदभाव ना हो। समिति के इस तरीके के कुल 12 काम हैं, जिसमें ये काम भी है कि समिति किसी भी भेदभाव की घटना का प्रतिवेदन करने वाले पीड़ित को प्रतिशोध से बचाएगी। यूजीसी ने इस नियम में यह भी बताया है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय में समता के संवर्धन और बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से उपाय अनिवार्य रूप से किए जाएंगे। इसमें 8 उपाय बताए गए हैं। इनमें एक उपाय ये भी है कि किसी भी भेदभाव की घटना के पीड़ित या गवाह, चाहे वो छात्र हों, संकाय सदस्य हों, यानी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के वर्कर हों, कर्मचारी हों, या उस की गवर्निंग बॉडी के सदस्य हों, या कर्मचारी ही क्यों ना हो, ऐसी घटनाओं का प्रतिवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किए जाएंगे और सूचनाकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर उनकी पहचान संरक्षित रखी जाएगी और उन्हें प्रतिशोध या उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके मायने ये हैं कि यदि कोई सूचना देने या शिकायत करने के लिए उत्साहित नहीं है, तो उसे उत्साहित भी किया जाएगा कि कोई घटना यदि घटी है तो उसकी लिखित शिकायत की जाए। यूजीसी ने ये जो नए नियम बनाए हैं, इसके पीछे वजह थी वो 2 याचिकाएं जिसे रोहित वेमुला और पायल तड़वी के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है। रोहित वेमुला और पायल तड़वी ने खुदकुशी की थी। रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे थे। रोहित और उनके साथियों को लेकर एबीवीपी ने शिकायत की थी कि वे देश विरोधी हैं, क्योंकि इन लोगों ने याकूब मेनन की फांसी का विरोध किया था। जब एबीवीपी ने विरोध किया और इसके साक्ष्य दिए, तो यूनिवर्सिटी ने रोहित और उनके 4 साथियों को हॉस्टल से बाहर निकाल दिया और उनकी फेलोशिप रोक दी। अब रोहित ने इसका कई बार विरोध किया, लेकिन कोई राहत उन्हें मिली नहीं। 17 जनवरी 2016 को रोहित ने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रोहित की मौत के बाद उनके कमरे से एक सुसाइड नोट मिला। इस सुसाइड नोट के शब्दों ने पूरे देश में बवाल मचा दिया। रोहित ने लिखा था, मेरा जन्म एक घातक दुर्घटना था।
इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि वो जाति, गरीबी और समाज की वजह से बहुत दुखी थे। रोहित को लेकर यह प्रचारित किया गया कि वे दलित हैं। बहरहाल इस मामले में 2016 से ही जांच शुरू हो गई और 2024 में तेलंगाना पुलिस ने इसमें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। क्लोजर रिपोर्ट में तेलंगाना पुलिस ने कहा कि रोहित दलित नहीं थे और उनकी मौत निजी कारणों से हुई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन या अन्य किसी भी छात्र पर इस रिपोर्ट में कोई आरोप नहीं लगाया गया। अब दूसरा, पायल तड़वी। पायल तड़वी एक 26 साल की आदिवासी समुदाय यानी शेड्यूल ट्राइब समुदाय की पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल छात्रा थी। वो मुंबई के टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज और BYEL नेयर हॉस्पिटल में पढ़ रही थी। 22 मई 2019 को उन्होंने हॉस्टल की 19वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पायल ने अपनी मौत से पहले अपनी 3 सीनियर डॉक्टरों पर आरोप लगाए थे। जो आरोप उन्होंने लगाए थे वो लगाए थे हेमा आहूजा, भक्ति मेहता और अंकिता खंडेलवाल पर। इनका आरोप ये था कि ये तीनों ही जातिगत आधार पे अत्याचार कर रहे थे, रैगिंग कर रहे थे। पायल ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि इन तीनों ने इन्हें जातिवादी गालियां दी, काम करवाया, पढ़ाई में परेशान किया और ज़बरदस्त रैगिंग की। इन तीनों को ही गिरफ्तार किया गया और फिर इन्हें जमानत मिल गई और केस अभी भी चल रहा है। ये दोनों ही मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका के रूप में आए। ये याचिकाएं दायर की थी दोनों की ही माताओं ने और याचिका में ये मांग की गई थी कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जो जातिगत भेदभाव होता है वो खत्म हो। जनवरी 2025 में शीर्ष अदालत ने इन्हीं याचिकाओं की सुनवाई की और यूजीसी को निर्देश दिया, कहा उससे कि आप एक हलफनामा दाखिल करिए जिसमें आप बताइए कि 2012 के जो नियम हैं, जो पुराने नियम हैं, उसमें अब तक कितनी शिकायतें मिली और उन पर क्या कार्रवाई की। ये आदेश इसलिए दिया गया था, एक तो वो याचिका की मांग थी, दूसरा उसमें ये भी था उस याचिका में कि जो 2012 में जो एंटी रैगिंग और एंटी डिस्क्रिमिनेशन नियम बने हुए हैं उनका सही तरीके से पालन ही नहीं होता है, क्योंकि विश्वविद्यालय ऐसे कई हैं और कई कॉलेज हैं जहाँ पे न तो ग्रीवांस सेल है और ना ही इक्वल अपॉर्चुनिटी कमेटी है जो पिछड़े वर्ग के छात्रों की मदद कर सके। और इसके बाद जनवरी 2026 में वो नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसको लेके गंभीर बवाल मचा हुआ है। यूजीसी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसे लेकर विरोध करने वालों ने, जो कि पूरे देश में मौजूद हैं, उन्होंने ये कहा कि ये नियम समानता को नहीं बल्कि विषमता को बढ़ावा देता है। इन नए नियमों में समानता यदि होनी चाहिए तो सभी वर्गों के छात्रों का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों का जिक्र ही नहीं करते। ये नियम ये भी नहीं बताते हैं कि यदि कोई शिकायत झूठी हो गई तो क्या कार्रवाई होगी और जांच कैसे निष्पक्ष होगी, जबकि उसी वर्ग के लोग समिति में भी होंगे। ये विरोध केवल इन्हीं बिंदुओं पर निर्भर नहीं है बल्कि इसमें और भी कई मुद्दे शामिल हैं। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि जो समिति है, मैं आपको ऊपर पहले बता चुका हूँ कि जो समिति होगी उस समिति में स्पष्ट तौर पे कहीं पर भी नहीं है कि सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति शामिल होगा। बहुत स्पेसिफिक ढंग से यूनिवर्सिटी को बताया गया है, यूजीसी ने बताया है कि इस समिति में कौन कौन शामिल होगा। और फिर से बता दूं, सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व की इसमें कहीं कोई बात नहीं है। इसमें कोई ऐसी जिक्र ही नहीं है कि यदि कोई शिकायत झूठी होती है, निकल जाती है कि भैया तो झूठ है, आपकी शिकायत गलत थी, तो इस पर आखिरकार क्या कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाओं की सुनवाई हुई। ये याचिकाएं लगाई थी एडवोकेट मृत्युंजय तिवारी ने, अधिवक्ता विनीत जिंदल ने और राहुल दीवान ने। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची ने इन याचिकाओं की सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने कई तर्क दिए। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से कहा कि यदि सामान्य वर्ग का कोई नया छात्र किसी अनुसूचित जाति के वरिष्ठ छात्र द्वारा रैगिंग का शिकार होता है तो मौजूदा नियम में उसके पास कोई उपाय नहीं है, उल्टे उसके खिलाफ ही मामला कायम हो जाए, इसका खतरा मुकम्मल बना हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि जब भेदभाव की व्यापक परिभाषा पहले से मौजूद है तो अलग से जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार की सीधी अवहेलना है, उसका उल्लंघन है।
इन तर्कों को सुनने के बाद, जो काफ़ी तर्क थे, मैं कुछ चुनिंदा ही आपको बता रहा हूँ, इन तर्कों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, हम आज कोई अंतिम आदेश नहीं देना चाहते, लेकिन ये जरूरी है कि कुछ प्रख्यात विधिवेत्ताओं की समिति बने जो ये समझे कि समाज किन समस्याओं से जूझ रहा है और ऐसे नियमों का कैंपस और समाज पर क्या असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नियमों की भाषा अस्पष्ट है और इनके दुरुपयोग की संभावना है। जब भेदभाव की परिभाषा पहले से मौजूद है तो जाति आधारित भेदभाव को अलग से करने की आवश्यकता क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। जब कैंपस में अधिकांश उत्पीड़न सीनियर जूनियर विभाजन के कारण होता है तो रैगिंग को इन नियमों के बाहर क्यों रखा गया है? याचिकाकर्ताओं की बहस को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के 2026 के इस रेगुलेशन को अगली सुनवाई तक स्थगित रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कोर्ट दखल नहीं देता तो इसके खतरनाक नतीजे होंगे और इससे समाज में बंटवारा होगा। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। और यही वो मसला था, यही वो बात है, यही वो घटनाक्रम है जिसको लेकर पूरे देश में खलबली है। ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ग है जो ये कह रहा है कि देखिए ये जो नए नियम है इसको रोका जाना चाहिए, ये विभेद बढ़ाते हैं। एक वर्ग, बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो कहता है कि इसमें आखिरकार गलत क्या है। आशंकाओं के आधार पर विरोध किया जा रहा है, विरोध की कोई स्थिति नहीं बनती। ये जो वर्ग है जो इस नए नोटिफिकेशन के साथ है, अगर आप उसे यूं कहें तो वो ये मानता है, इस रूप में पहचाना जाता है कि सवर्ण वर्ग जो होता है वो अत्याचार करेगा ही करेगा। और भला सवर्ण के खिलाफ शिकायत की ज़रूरत क्या है, क्योंकि वो तो शोषक के प्रतिनिधि हैं। और जो दलित छात्र होते हैं, आदिवासी छात्र होते हैं या अन्य वर्गों के, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग भी जुड़ गया है, ये तो बेचारे परेशान होते हैं। तो दो अलग अलग धाराएं हैं और इन धाराओं को लेके ज़बरदस्त बहस चल रही है। कई जगहों पे आंदोलन की सुगबुगाहट है, खबरें हैं कि आंदोलन होगा, बहुत जल्द होगा। मगर इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने अपना इसका संज्ञान लिया है इस पूरे मामले का और कहा है कि अभी हम इसका विचारण कर रहे हैं और जब तक कि हम अंतिम फैसला नहीं देते ये लागू नहीं होगा। कम से कम अगली सुनवाई तक तो हम इसको रोक रहे हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये चीज़ जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में बीते 10 साल कम से कम, जिसका रिकॉर्ड हम देख पाए, हमने जो पता किया, 10 साल में ऐसी एक भी शिकायत किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी शैक्षणिक संस्थान से नहीं गई है जिसमें ये कहा गया हो कि कोई छात्र या कि शिक्षण संस्थान से जुड़ा व्यक्ति जातिगत आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है। रिपोर्ट कोई भी दर्ज नहीं है, इसके आंकड़े हमने लिए हैं, हमने उसकी जानकारी ली है। तो ये एक अहम सूचना थी, एक अहम जानकारी जो आपको बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना हो या जानकारी को देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।